इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता सुशील पाराशर से। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। दोस्तों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने कलाकार सुशील पाराशर। सुशील जी, कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अपने घर जैसा लग रहा है जी। ऐसा लग रहा है घर में बैठा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये कला की दुनिया में जो आपके कदम है, ये कैसे पड़े थे और आपका बचपन किस शहर में बीता है, जरा बताइए। जी, बचपन तो मेरा चंडीगढ़ में बीता है और मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। मैंने एमएससी ऑनर्स किया है जियोलॉजी में। उसी दौरान, पढ़ाई के दौरान ही थिएटर में करता था, रंगमंच में करता था। फिर उसके बाद भी इससे मेरा नाता तो जुड़ा ही रहा, लेकिन फिर मैं साइंटिस्ट बन गया था। एमएससी ऑनर्स की थी, फिर ओएनजीसी में चला गया और ओएनजीसी में जाके फिर वहां ज्यादा देर नहीं टिक सका, क्योंकि एक ऑफिस में कर्मचारी वाला माहौल जी मुझे सूट नहीं किया। नौकरी की दुनिया में आ गए, तभी आपका जो कला से नाता था वो किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया उसमें? जब मैं नौकरी करता था तो ओएनजीसी में उन लोगों को पता चल गया था कि ये बेसिकली एक मरासी टाइप का आदमी है, ये रंगमंच से जुड़ा हुआ है, ये कभी ना कभी हमें धोखा दे सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी वहां, क्योंकि मैं सीनियर क्लास 1 ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था। किस शहर में? मैंने बड़ौदा में ज्वाइन किया था। 2 साल मैं बड़ौदा में रहा, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, फिर मैं मुंबई में आ गया। तो यहाँ पर फिर इनका ये था कि 2-2 साल बाद ट्रांसफर करना, 2-2 साल बाद। और एक मेरे जहन में हमेशा ये चीज चलती थी कि अगर आप साइंटिस्ट हैं तो वो जो पूरा एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट होता है, मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि वो नहीं है। मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज नहीं करता, शायद मैं अपने आप को ही क्रिटिसाइज करूं, लेकिन एक जो साइंटिस्ट होता है वो भी एक आर्टिस्ट होता है। बिल्कुल, एक खुलापन होता है। वो 9 से 5 या 10 से 6 के बीच में जुड़ा नहीं रह सकता। बहुत सही बात। और फिर अपने को वो भी ज्यादा जी हुजूरी भी नहीं करनी आती थी। ये भी एक है। तो आपने एक्टिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग ली थी या आप शौकिया शुरू हो गए थे? जी, एक्टिंग में मतलब मैं हुआ तो शौकिया शुरू था। शुरुआत मेरी शौकिया ऐसे था मैं, लेकिन फिर बाद में मैं काफी इसका सीरियस स्टूडेंट बन गया था। मेरी थिएटर में जो गुरु थी वो इब्राहिम अलकाजी की बेटी अमाल अलाना थी। फिर उनके बेटे फैजल अलकाजी के साथ भी मैं जुड़ा रहा। मैं स्ट्रीट थिएटर से बड़ा जुड़ा रहा, जहां विनोद दुआ, अनुराधा कपूर जैसे दिग्गज लोग, उनके साथ मैं स्ट्रीट थिएटर दिल्ली में करता था। और उसके बाद फिर मैं जब बड़ौदा में था तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो अब नौकरी में आ गया, अब मैं कैसे करूंगा। तो मैंने 2 साल का डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स किया, जो कि अभी तक वहीं पड़ा, मैंने लिया नहीं। तो फिर उसके बाद बॉम्बे में आया। बॉम्बे में 1986 में आया। चंद साल मैंने ओएनजीसी को दिए। फिर मुझे लगा भैया नहीं है, तो मैंने कुछ ना कुछ तो एक फैसला लेना था, तो फैसला लिया कि इस नौकरी को छोड़ दिया जाए। मुंबई के आपके सफर के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले थिएटर के उस अनुभव के बारे में बताइए, जब आप इब्राहिम अलकाजी और इब्राहिम अलकाजी की बेटी अमल अलाना और इन लोगों से जुड़े हुए थे। कैसा माहौल था? दिल्ली एक तरह से कला का शहर हुआ करता था उन दिनों, अभी भी है। चंडीगढ़ में था जी मैं। चंडीगढ़ से फिर बाद में दिल्ली में आया। दिल्ली में फैजल के साथ काम किया, चंडीगढ़ में अमाल के साथ शुरुआत की। तो किस तरह का माहौल वहां चंडीगढ़ में मिला आपको? माहौल ये था कि बड़ी सिंसेरिटी थी, बड़ा पैशन था लोगों में, बड़ा जोश था। उस वक्त सैटेलाइट टीवी वगैरह थे नहीं। जी। और प्रॉपर कुछ भी आपने करना है रंगमंच के ऊपर, एक कैरेक्टराइजेशन थी। एक आर्टिस्ट को अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने पड़ते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि डायलॉग बोरा और निकल लिए। और बड़े अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स होते थे, मोहन राकेश के प्ले होते थे। तो ये माहौल था, बड़े जुड़े हुए थे हम। कौन कौन से नाटक उन दिनों किए थे आपने? उन दिनों में मैंने पहला नाटक किया था 3 पेनी ओपेरा। उसके बाद फिर मैंने और जो स्ट्रीट थिएटर के, मैंने पहली बार चंडीगढ़ में स्ट्रीट थिएटर हमने शुरू किया था। गुरचरण सिंह चन्नी जो एनएसडी के हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था दफा 144, वो किया था। फिर हमने दिल्ली में ओम स्वाहा डोरी बेस्ड एक स्ट्रीट थिएटर की स्ट्रीट प्ले किया था। फिर मैं मुंबई में आया, एक आतंकवादी के हादसे में मौत, 2.5 अक्षर प्रेम का, इस तरह से कई मीडिया, अपना फैजल के साथ इस तरह के कई प्लेस किए। ही रांझा रानी बलबीर के साथ, केसरो बलवंत गार्गी के साथ, इस तरह से मतलब कई मैंने नाटक किए। जो ओरिजिनल प्लेज हैं उनका भी अकाल है, मतलब हम आमतौर पर ट्रांसलेट करके और वेस्ट के प्लेज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा से। देखिए जी, ये हम कर रहे हैं, ये चल रहा है, ट्रेडिशनल सा है। लेकिन मैं पर्सनली, अगर आप मेरे से, मेरी जो अपनी राय है वो ये है
कि आपके अपने दिमाग में हुजूम है आइडियाज का, इंडिया में भी जो आपको एक आइडिया स्ट्राइक करता है, उसको आपको लगता है आपको इसको लंबा लेके जा सकते हो। मैं ये नहीं कर रहा कि 1 पर से 100 कौवे बनाने वाली बात, मैं वो बात नहीं कर रहा, या 1 से 3 बनाना, मैं वो नहीं कर रहा। अपने जो आइडियाज हैं, कन्विक्शन होनी चाहिए, करो उनको। क्यों डरते हो, घबराते काहे को, क्यों चोरी करनी, क्यों ये करना, करो। सही बात है, करो। क्या फेल ही हो जाओगे, फ्लॉप हो जाओगे, हाउ डज इट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, करो तो सी। और स्ट्रीट थिएटर तो बिल्कुल बहुत कम हो गया है मुद्दों पर आधारित। कभी कहीं किसी नौजवान ने सोचा कि चलो आतंकवाद पर करते हैं या नशे पर करते हैं, उस तरह से थोड़ा स्ट्रीट थिएटर हो रहा है अभी भी हमारे शहरों में। देखिए जी, अभी जो प्रेजेंटली स्ट्रीट थिएटर हो रहा है उसके बारे में तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम अगर स्ट्रीट थिएटर करते थे तो हम उसी शिद्दत से करते थे, सही है, जैसे हम स्टेज करते थे, प्रोसीनियम करते थे। तो मुद्दे होते थे उस वक्त, दहेज का बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा है ना, तो इमरजेंसी लगी हुई थी तो दफा 144 किया, थिंग्स लाइक दैट। और लोग लिख रहे थे उस वक्त, स्ट्रीट थिएटर लोग लिख रहे, बाकायदा तैयार किए जा रहे थे, लोग लिख रहे थे और साथ में आपस में डिस्कस करते थे, आइडियाज सजेशंस का एक्सचेंज होता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऑलरेडी है और आपकी प्लेट में दे दी गई और आपने उसको रट्टा मारा और कर दिया और उसमें से एक परफॉर्मेंस निकाली, नहीं, वैसा नहीं था। आइडियाज, यार तुम क्या सोचते हो, यार मैं ये सोचता हूँ, अच्छा इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये भी तो हो रहा है। तो उसमें क्या है कि आप अपना जो दिमाग था वो उसकी पूरी खिड़कियां खोल के रखते थे आप। बहुत सही। ये तो नाटकों की बात हो गई, आइए अब आपके बंबई के सफर की तरफ वापस चलते हैं जी। ओएनजीसी की नौकरी को आपने टाटा बाय बाय कहा, एक ऐसा वक्त आ गया। हाँ। उससे पहले और उसके बाद के दिनों तक आप क्या कर रहे थे मुंबई में कला की दुनिया में? नहीं जी, मैं ओएनजीसी के थ्रू जी मुंबई में आया, 86 में आया। उसके बाद आते ही मैंने थिएटर शुरू किया जी। यहाँ पर हमने 3 प्लेस किए, जैसे मैंने बताया, एक आतंकवादी के हादसे में मौत, दूसरा किया 2.5 अक्षर प्रेम का, और तीसरा हमने किया नीम हकीम मौलियर का जी। तीनों प्लेस में मैं ज्यादातर लीड रोल्स ही करता था। और उसके बाद फिर ओएनजीसी को टाटा हो गया, अभी भैया किचन चलाना है। सही बात है। तो टीवी सीरियल्स की, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड था, मैं नहीं कभी कहूंगा मैं इंटरेस्टेड नहीं था फेम लाइन में, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड था। तो फिर टीवी सीरियल की दुनिया में हम घुस गए, तब तक फिर सैटेलाइट भी आ गया, चांसेस बढ़ गए, फिर अपॉर्चुनिटीज, मौके ज्यादा मिलने शुरू हो गए, अच्छे रोल्स मिलने शुरू हो गए, तो फिर मैंने काफी काम किया। तो हमें बताएं कि सैटेलाइट के पहले के दौर में आपने कौन कौन से सीरियल्स किए थे और उसके बाद कौन कौन से सीरियल्स? अच्छा, सैटेलाइट की बात कर रहे हैं आप? जी। तो उस वक्त ज्यादातर मैंने रमन जी के साथ, रमन कुमार जी के साथ काम किया। जैसे कुछ मेरे पॉपुलर सीरियल्स थे, उम्मीद, पेइंग गेस्ट, उसके बाद मैंने ये है जिंदगी, इस तरह के कई सीरियल्स थे। फिर DD1 का एक सीरियल बड़ा पॉपुलर हुआ था, फर्ज, जी जी, वो मैंने किया और फिर चलता रहा। फिर थोड़ी फिल्म्स भी की, सीरियल्स भी किए, फिर आज तक चल रहा है। अभी जो बीच में बड़ा पॉपुलर हुआ सीरियल वो हुआ अस्तित्व, एक प्रेम कहानी, बहुत ही मकबूल सीरियल रहा। एक चाबी है पड़ोस में, तो ये है सिद्धार्थ सेन गुप्ता, इसके डायरेक्टर हैं। एक चाबी है पड़ोस में, और वो रहने वाली महलों की, और DD1 पे द्रास की एक बात, ये 3 सीरियल चल रहे हैं। और अभी मैंने कैन घोष की एक फिल्म भी की है। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट आने के बाद क्या एक कलाकार के लिए बहुत अच्छे मौके बन गए हैं, या फिर आपको लगता है कि एक घेरा बन गया है जिस दायरे के बाहर काम नहीं हो रहा है? जी, मैं तो यही कहूंगा घेरा बन गया है, क्योंकि ऐसा है कि पहले जब हम एक्टिंग करते थे तो कैरेक्टराइजेशन के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अक्ल के घोड़े दौड़ाने पड़ते थे, भी नहीं यार ऐसे नहीं तो ऐसे। और आजकल ये हो रहा है कि जो आर्टिस्ट है वो डायलॉग बोल के जा रहा है, वो जिम से आता है, पहले बॉम्बे में आता है, फिर जिम में जाता है फिर वो डायलॉग बोलता है, फिर चला जाता है, फिर वो एक ही सीरियल का स्टार बन जाता है, वो फिर अपनी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। तो हम तो इसको अजीब सा एक बिजनेस देख रहे हैं। वो जो कला वाली चीज है जी, वो तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा वो कम तो हो गई है, किस तरह प्लास्टिक हो गया जी। किस तरह के रोल्स आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो सिमटी हुई सी दुनिया है यहाँ पर लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे हैं? जी, मैं तो कहता हूं कि जो कैरेक्टर आप कोई भी करें वो बिल्कुल जो एक, क्योंकि मैं मिडिल क्लास जो है उसको मैं बहुत रियल क्लास मानता हूं, तो मैं चाहता हूं कि हर कैरेक्टर जो है मैं वहां से उठा के करूं, उसमें किसी भी किस्म का मैं मास्क ना लगाऊं अपने ऊपर। बहुत सही, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर है, अगर आप ध्यान से सोचते हैं तो आप हमेशा उस कैरेक्टर के बारे में भी सोचते हैं। अब उसको अपने जहन में ले आओ, अब उसको आप ओढ़ लो और फिर करो। बहुत सही, बहुत सही। तो मेरा
थोड़ा तरीका स्टाइल अलग है। एक्टिंग के अलावा आपके क्या शौक हैं? मैं हल्का फुल्का गाना वाना गा लेता हूँ, शौकिया। अच्छा, हाँ। तो ये शौक आपको बचपन से है? ये बचपन से है। एक्चुअली सिंगिंग का ज्यादा शौक था एक्टिंग से। अब क्या कहूँ, वो प्रॉपर एनकरेजमेंट नहीं मिली। अच्छा, इसलिए सीख नहीं पाए। तो देसी तरीके से जो गाना था वो गाते थे। तो चलिए देसी तरीके से ही गाइए, लेकिन हमारे लिए कुछ जरूर गुनगुनाइए। अब अपने फेवरेट कुछ गाने बताइए। मैं ऐसे अभी फेवरेट तो अगर आप हिंदी फिल्म सॉन्ग्स की बात करोगे तो मैं तो पुराने जो हैं हमारे हिंदी सॉन्ग्स, मैं उनको मुझे अच्छे लगते हैं। अदरवाइज मेरी जो पर्सनल चॉइस की आप बात करोगे, ये जनरल है, आपकी पर्सनल चॉइस है मेरा पंजाबी फोक, और उसमें थोड़ा मुझे सुफियाना जो है क्या ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं एक अपनी मेरी धुन है जी, लिरिक्स जो हैं वो बुल्ले शाह के हैं। वाह। गाने का मैं हल्का सा आपको बताऊंगा कि वो बुल्ले शाह इसमें ये कहता है कि भाई इंसान जाग यार, बहुत काम करना है, तो फाइनली सबका वही होने वाला, तू जाग, सो मत, खराटे मत भर। तो ये फादर की जब डेथ हुई थी उसके बाद ये मैंने धुन मेरे दिमाग में आई। मैं शायद पहली बार किसी को सुनाने जा रहा हूँ। अरे क्या बात। थोड़ी आपको पंजाबी में थोड़ा मुश्किल होगा कहीं, तो वो नहीं, हम समझ जाएंगे और हमारे सुनने वाले भी समझ जाएंगे। उठ जा कुराड़े मार नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं, ए सुन तेरे दरकार नहीं, हो एक रोज जहानो जाना है, जा कब्रे विच समाना है, तेरा गोशत कीड़ियां खाना है, ओए कर चेता मर्ग विसार नहीं, वे उठ जा कुराड़े मार नहीं, है सुन तेरे दरकार नहीं, हो एक रोज जहानो जाना है, जा कब्रे विच समाना है, हो तेरा गोशत कीड़ियां खाना है, हो कर चेता मर्ग विसार। क्या बात है, क्या बात है, कर चेता मर्ग विसार नहीं। कर चेता मर्ग विसार मीन्स यू कैन नॉट इग्नोर डेथ। जी, मर्ग कहते हैं डेथ को। बहुत सही। ये सोन तेरे दरकार नहीं, दरकार मीन्स नेसेसिटी, तुझे सोने की जरूरत नहीं है भैया, जाग जाग, बहुत काम करना है जी, डेथ इज इनएविटेबल। बहुत सही है सुशील जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुभकामनाएं हैं, आप बहुत अच्छा काम करें और विविध भारती के स्टूडियो में फिर आपको बुलाएंगे और तब हम आपसे सिर्फ और सिर्फ गाने गवाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर। इनसे मिलिए प्रोग्राम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई अभिनेता सुशील पाराशर से। सुशील पाराशर से बातचीत कर रहे थे यूनुस खां। इसी के साथ आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।